हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें सीटीपी की सेट्स जो है हमने सेट 10 जो है सीटीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के कलेक्शंस हमने करा दिए हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। उसके साथ ही फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के कलेक्शंस। जो ये हमारा सेट रहने वाला है सेट नंबर 3। इसके पहले हमने 2 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। उसके साथ ही आप सभी को बता दें जो हमारे क्वेश्चंस की संख्या होती है वो होती है 30। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दी इसी बीच में आप सभी को जो गद्यांश और पद्यांश भी बनते हैं, तो पद्यांश से जो भी प्रश्न बने हैं उसको मैंने लिया है, लेकिन जो गद्यांश से प्रश्न बन रहे हैं उसको मैंने नहीं लिया है। उसे हम जो है सेट नंबर जब 9 और 10 कराएंगे तो उसमें आप सभी को गद्यांश पूरा डिटेल्ड में समझा देंगे। तो इसमें आप सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो है पीवाईक्यूज में किस तरीके से जो है हिंदी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें हमें हमेशा जो है पॉजिटिव क्वेश्चंस को ऑप्शंस को देखना है। तो भाषा का आकलन, नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो अवसर प्रदान कराना। जब भी हम भाषा शब्द को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते यानी कि बच्चों के लिए भाषा बोलने या किसी चीज़ को करने के लिए अवसर देते हैं तो वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होता है, बच्चे का माइंड डेवलप होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी बच्चे से कठोर रवैया नहीं अपनाना है और न ही भाषा से पाठ्य पुस्तक से विकसित होती है और न ही उसका आकलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। यहाँ पर एक शिक्षक जो है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है उसे ध्यान में देना। जब भी आप यहाँ पर सीटेट में जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप या फिर एक शिक्षक होंगे या फिर एक विद्यार्थी के पर्पज से सोच रहे होंगे, उस दोनों को ध्यान में सोचते हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब न दें। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर गलत क्यों हो रहा है ऑप्शन तीनों। तो सबसे पहले कि संस्कृत भाषा में ही जवाब दे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे जो उनकी भाषा होती है उन्हें ही महत्व देना चाहिए। अगर यहीं पे दूसरे ऑप्शंस में देख लेते हैं बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा के प्रयोग के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दे, ऐसा नहीं है। बच्चे को खुला वातावरण दे, उन्हें वो माहौल दे कि बच्चा जिस भाषा में ही कुछ जवाब जानता हो उसी भाषा में वह उससे जवाब को दे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है या संप्रेषण का एक साधन है। तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। शायद इसके पहले जब सेट नंबर 1 करा रही थी तो भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन आया था, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है और केवल शब्द हमेशा जो है वो निगेटिव होता है। कई बार मैंने इस चीज को आप सभी को बता दिया है। अगर आप जब केवल परीक्षा में होता है या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाने वाला है, यानी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ है कि यहाँ पे कह रहे इसका एक निहितार्थ है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए या फिर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषिक परिवेश कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जिस परिवेश से आता है और जो भी भाषा अर्जित की हुई है
उसी भाषा को इम्पोर्टेंस देना, उसी को महत्व देना। बच्चे जिस भाषा से सीखकर विद्यालय आते हैं उनकी भाषा को महत्व देना ही यहाँ पर उसकी समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना, सीखना या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना या अपनी बात सीखना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या फिर पाठ्य पुस्तक। तो फ्रेंड्स, अब भाषा का जो विभिन्न रूप होता है वह जो है भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि भाषा अर्जन क्या होता है। जब आप जिस माहौल में रहते हैं, यानी कि आपका परिवार, आपका आसपास पड़ोस, ये जो वातावरण होता है उससे आपने जो भी भाषाएं अर्जित की हैं वो सारे आपका जो है भाषा अर्जन कहलाता है। यानी कि भाषा के जो विभिन्न रूप देखने के लिए मिलते हैं वही भाषा अर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करता है करना फिर डैश से संभव है, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं या फिर लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे का जो है क्रमिक प्रगति, यानी बच्चे ने कितनी प्रगति की, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ, उसका लेखा जोखा रखा जाता है जिसमें वो होता है पोर्टफोलियो। आपको बेसिक तरीके से मैं अगर पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं तो अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ने गए होंगे तो आपके साल भर की जो भी एक्टिविटीज़ रही हो, चाहे छमाही हो, त्रैमासिक परीक्षाएं हुई हो, वार्षिक परीक्षाएं हुई हो, बीच में कोई भी टेस्ट वगैरह लिया गया हो, ये सारी चीज़ का जो क्रम एक ब्यौरा तैयार किया जाता है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से तय होता है कि आपकी प्रकृति का क्या लेखा जोखा है, वही चीज़ होता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या फिर सिर्फ साधन है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा जो है भाषा पाठ्य पुस्तकें जो होती है वह जो है एक साधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, यहाँ पे हो जाएगा बड़ों के पढ़ने की वस्तु है या फिर साधक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं जो होंगी वह साधक होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी लिखी सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या फिर श्रोत्र लेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना या परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है केवल साहित्यिक गतिविधि का भाषा आकलन के तरीके मात्र है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं या फिर केवल शिक्षण पद्धति है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग को ही पुरस्कृत करना चाहिए। तो केवल मानक भाषा हमेशा निगेटिव होती है और बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। और तो ये चारों ऑप्शंस देखा गया जिसमें से एक ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, मानक भाषा। दूसरी अगर हम देखें तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे की मातृभाषा को महत्व देना है। आगे देख लेते हैं बच्चों की मातृभाषा
का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हर जगह सिर्फ मातृभाषा का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ कुछ जो है आपके स्कूल में जब आप सीखने जाते हैं तो वो भी भाषाएं आपको सीखना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात की गई है, तो उस स्थान की अगर हम बात करें तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, उसके साथ ही मानक भाषा का भी परिचय कराना चाहिए। मानक भाषा भी होती है जो कि आप विद्यालय में जाकर सीखते हैं या आपकी दूसरी भाषा होती है, जो भी आपकी मदर टंग होती है, उसके बाद जो भाषा आप सीखते हैं वो आपकी मानक भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, या फिर भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखते हैं जब तो उनसे त्रुटियां नहीं होते, क्योंकि बच्चे जब भी भाषा सीखते हैं उनसे त्रुटियां होती ही है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके साथ ही निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजन करना, ऐसा नहीं है। निजी अनुभव जो होता है जरूरी नहीं है कि उसी के आधार पर जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो। इससे भी अच्छा आप सभी का मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे कहा जा रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का जो है यहाँ पे भाव है। ठीक है, तो काले बादल जो है रहती चांद की रेखा की अगर भाव की बात करें तो एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है इसका पैरा जो है छूट गया है। मैंने कहा था कि एक पद्य भी यहाँ पे पूछा जाता है, और वो पद्य शायद मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, तो इसका मैं आप सभी को जो है कविता सुना देती हूँ, जिसमें सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हस्त चांद की रेखा। चांदी की रेखा सुमित्रानंद पंत की ये पंक्ति है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इस पंक्ति को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर को मैं बता देती हूँ। काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का जो भाव है उसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरे के बाद जब प्रकाश आता है उसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काले बादल जो है प्रतीक है डैश जातिगत वैमनस्य का, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली का, तूफान का, गर्मी से मुक्ति का। तो यहाँ पर जो है जातिगत वैमनस्य ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है। ये अलंकार आप सभी को पढ़ने होंगे ताकि आप सभी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो शब्द है वह चिपके हुए है, और जो श्लेष अलंकार में यही होता है कि जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हो, एक दूसरे से चिपके हुए हो, तो वहाँ पे जो है श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बादल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। जलत धन पयोधर जलज, तो आप सभी को बताना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो ये कमेंट्स में आप सभी बताएंगे, क्योंकि ये सरल है, मैं जानती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। संस्कृत स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी काफ़ी पहले से पढ़ते आए हैं, तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। पराधीनता ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि क्या सुनने और देखने की बात यहाँ पर कर रहा है, तो कवि जो है आशा की किरण को देखने की बात कर रहा है। ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए यहाँ पर पद्य मुझसे छूट गया है, उस पद्य को यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वहाँ पर उस पेज को मैं लगा दे रही हूँ, ताकि आप जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप समझें कि क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं। इसके जो गद्यांश हैं वो 100 जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं, तो उसी में जो है मैंने बताया कि सेट नंबर 9 और 10 में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे हिंदी का। जैसे ही हमारे जैसे CTP ख़त्म हुए 10 सेट, तो उसके बाद मैं लेकर आई
CDP का जब 10 सेट हो गया, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है फ्रेंड्स, वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके आगे भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। जैसे ही हमारा हिंदी 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरी कुछ जो है, अगर आपकी मांग रहेगी तो मैं CDP के PYQs क्वेश्चंस की कलेक्शन लेकर आऊँगी, वरना मैं जो है आप सभी को कुछ कंटेंट भरी क्लासेस लेकर के आऊँगी। आप सभी की मांग हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आती रहूं और आप सभी अपनी पढ़ाई में मग्न रहे और अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।